संगीता मिश्रा अपने शो इनसाइड स्टोरीज बाय संगीता मिश्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जिंदगी में अपनी कमजोरियों को बहाना बनाकर उसे ही अपनी नियति हार मान बैठते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसी कमजोरी को चुनौती समझकर उससे लड़ते हैं और अपने हौसलों से, अपने इरादों से अपनी सफलता तक पहुंचते हैं और मंजिल हासिल करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं कि जिन्हें अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है, अक्सर वो ही अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है ईरा सिंघल, जो आज डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट पर कार्यरत है और जिन्होंने अपने दृढ़ इरादों और हौसलों से हार नहीं मानी, क्योंकि फिजिकली चैलेंज होने के बाद उन्हें यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी नकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने बिना हार माने लगातार कोशिश करते हुए आखिरकार अपनी जंग जीती और आज वो हम सब के बीच में डिप्टी कमिश्नर के रूप में उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उन्होंने यहाँ तक का सफ़र किस तरह। नमस्ते ईरा जी। आइए मिलते हैं हम ईरा जी से, जो 2014 में सिविल सर्विसेज में जिन्होंने टॉप किया था और आज हम सबके बीच में डीसी के रूप में उपस्थित हैं। नमस्कार ईरा जी। नमस्ते। ईरा जी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि कई बार शारीरिक असक्षमता के चलते या अपनी किसी कमजोरियों के चलते लोग हार मान बैठते हैं और ज़िंदगी में निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने कैसे सोचा कि मैं इन सब से अलग अपनी ज़िंदगी में सिविल सर्विसेज में जाकर कुछ अलग करूं? मेरे ख्याल से मैं शायद थोड़ा सा लकी इस मामले में थी कि मेरे परिवार ने कभी भी मुझे ऐसे नहीं पाला कि तुम में कोई कमी है। मेरी जो डिसेबिलिटी थी उसको हमेशा ऐसे ट्रीट किया गया कि ये तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, पर ये तुम्हारा जीवन नहीं है। ज़्यादातर घरों में जो गलती होती है वो यही होती है कि माँ बाप अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को इतना बड़ा बना देते हैं कि उसकी सारी एबिलिटीज़ उससे ढक जाती हैं, और मेरे घर में वो चीज़ नहीं हुई। मैं बहुत लकी थी कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी उस चीज़ को इतना बड़ा नहीं बनाया। वो हमेशा एक ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर थी। बहुत इलाज हुए, बहुत इधर उधर डॉक्टरों पे गए, बट उसका मतलब ये नहीं था कि आप लाइफ में और कुछ नहीं कर सकते या और कुछ ना करने का आपको एक्सक्यूज़ मिल जाए। तो शायद कभी ये सोचा ही नहीं मेरे घर में कि ओहो तुम डिसेबल्ड हो तो तुम कुछ नहीं कर सकती, तो तुम तुम कुछ अलग हो। तो शायद क्योंकि मुझे कभी अलग बनाया नहीं गया, मुझे कभी अलग सोचने को नहीं कहा गया, महसूस नहीं कर हाँ गया। तो एंड ये स्कूल में भी नहीं हुआ। मतलब लोग कहते हैं कि आप अलग हो और ये आपको पता भी है कि आप अलग दिखते हो, बट उसका मतलब ये नहीं था कि आप जो चीज़ें आपको करनी है उनमें आप उनसे कम रह सको। तो हमेशा ये किया गया कि तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है तुम उतना ज़रूर करो, एंड शायद कम कभी महसूस नहीं करने दिया गया। तो मैंने शायद उस तरह से कभी सोचा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स जो आप फिज़िकली नहीं कर सकते, बट फिर दुनिया में बहुत लोग हैं जो वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड मैंने सिविल सर्विसेज का पर्टिकुलरली रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना था, मुझे देश के लिए कुछ करना था, मुझे लोगों को का जीवन बेटर करने में इंटरेस्ट था, एंड इस वजह से मैंने इसे चुना। तो ईरा जी, हम यही जानना चाहते हैं कि केवल आपके दिमाग में क्या बचपन से ही ऐसी ख्वाहिश थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, या कोई ऐसी बात हुई जिससे कि आपको ये लगा कि नहीं मुझे कुछ ऐसे उसमें जाना है, देश के लिए कुछ करना है? कोई ऐसी बात या कोई ऐसी इंस्टेंस ऐसा? एक्चुअली मुझे बचपन से कुछ ऐसा ही काम करना था जिसमें मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, मैं सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और ये मैं मेरठ में रहती थी, तब वहाँ पे थोड़ा सिविल सर्विसेज का ज़्यादा पता चलता है, बट उसके बाद मैं बहुत बचपन में ही दिल्ली आ गई थी, एंड दिल्ली में तो इस बारे में कोई नहीं सोचता, और दिल्ली में तो अगर आप सरकारी परिवार से नहीं हो तो आपको सरकार के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं चलता। तो मेरा ऐसा दिल्ली में ख्याल थोड़ा पीछे चला गया। तब मुझे डॉक्टर बनना था, पापा ने डॉक्टर नहीं बनने दिया। पापा को लगा कि तुम खुद पेशेंट दिखती हो, तुमसे कौन इलाज कराएगा। तो उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, MBA किया,
तो MBA के दौरान ऐसा होने लगा कि मैं बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मेरा कंपनी से आज भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट मैं वहाँ पे एक पॉइंट पे 20-20 घंटे काम कर रही थी और मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं 20 घंटे काम कर रही हूँ, बट दुनिया में इससे किसको फ़र्क पड़ा, किसका जीवन बेटर हुआ, कौन इंसान ये कहेगा कि तुमने 20 घंटे काम किया तो तुम्हारी वजह से हमारा जीवन अच्छा हुआ, हमारे परिवार पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हुआ। एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर ये मेहनत 20 घंटे की देश के लिए करूँ तो मैं कितना कुछ कर सकती हूँ एंड कितना सोसाइटी के लिए कर सकती हूँ। एंड उस टाइम पे मैंने फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया अपनी नौकरी छोड़ के। तो वो बचपन में ख्याल तो था, बट कोई ऐसा इंस्टेंस वो नहीं हुआ। एंड बचपन की वो एक वेग सा ख्याल था, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वो नहीं था। तो बट हाँ, इसका कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसे नहीं था, बट ये ज़रूर था कि 20 घंटे काम करने के बाद मुझे ये ज़रूर रियलाइज़ होने लगा कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ा तुमने इतनी मेहनत करी। जैसे कि हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जो हमारे बीच दिव्यांग जन होते हैं उनको अक्सर एक कोटे में फ़िक्स कर दिया जाता है कि उनकी ज़िंदगी गुजर बसर लायक उनको कुछ काम मिल जाए या उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती रहे। ऐसे में जब आपने सोचा सिविल सर्विसेज में जाना है मुझे, तो क्या ये आपको एक चुनौती नहीं लगी कि क्या मैं इतना जो मैंने सोचा है वो शायद एक तरह से जो कहते हैं किसी की भी टॉप लेवल की ख्वाहिश होती है, तो क्या आपको लगा कि मैं कर पाऊंगी, या आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं कर ही पाऊंगी? मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपको नहीं पता दुनिया में बाकी लोग आपसे कितने बेटर या कितने कमज़ोर हैं पढ़ाई में। तो मैं ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि उसे 100% गारंटी थी कि वो ज़रूर हो जाएगा। बट अगर आपको अपने आप से उम्मीद नहीं है तो आप ये पेपर भी नहीं दोगे। आप ये लड़ाई तभी लड़ोगे जब आपको कुछ तो उम्मीद है अपने आप से, आप कुछ तो अपने आप को जज कर पा रहे हो कि मैं शायद कर सकता हूँ। तो तभी इंसान उतनी हिम्मत, उतना साहस करता है। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर तो भरोसा होता है, आपको रखना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ तो आपको रखना पड़ेगा। बट जो आपने बात कही कि बच्चे विद डिसेबिलिटीज़ जनरली अपने लिए गुजर बसर का ही सोचते हैं, इसमें मैं ये मानूंगी कि सबसे बड़ा दोष उनके पेरेंट्स का होता है। वो अपने बच्चे से वो उम्मीद ही नहीं रखते कि उनका बच्चा लाइफ में कुछ कर सकता है या दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। शारीरिक रूप से विकलांग ना होकर वो मानसिक रूप से भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू से वो माहौल और वो प्रोत्साहन ही नहीं मिल पाता। प्रोत्साहन से भी ज़्यादा ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रोत्साहन की कोई ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में ना आपको जो मिलता है वो सारा दिन आपकी डिसेबिलिटी की ही बात करता है आपसे। बचपन से आपका पूरा परिवार इसी बात में लगा रहता है, हाय हमारा ये बच्चे में तो ये कमी है, तो वही तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड मोर देन, एंड ये बात तो बल्कि नॉट जस्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हर तरीके के बच्चे पे लागू होती है। माँ बाप सारा दिन बच्चे की कमियां ही उसे दिखाते रहते हैं, तुम इस चीज़ में बेकार हो। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हम सारा दिन उसे यही कोसते हैं, तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है। कभी भी हम ये नहीं उसे रिकॉग्नाइज़ कराते कि तू इन चीज़ों में बहुत अच्छा है। तो जो पेरेंटल अपब्रिंगिंग है ना हमारे देश में, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को उसकी खूबियों को रियलाइज़ करें और उसकी खूबियों को प्रोत्साहित करें, तो वो बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान कुछ करने के लायक है, सिर्फ उसका एनवायरनमेंट उसे करने दे रहा है या नहीं ये निर्भर करेगा। तो मुझे कभी वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, एंड इस वजह से मैंने कभी ये नहीं सोचा। मेरा फोकस ये था कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ नहीं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये सफ़र तय करना बहुत कठिन होता है। हम सभी जानते हैं कि आपकी कहानी मेहनत से सफलता तक की कहानी नहीं, सफलता से संघर्ष की भी कहानी रही है। तो आपने जब UPSC क्रैक किया, तो उसके बाद आपको अपने पद को पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? एक्चुअली बेसिकली मैंने जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पहली बार दिया, तो मुझे एग्ज़ाम में UPSC ने तो सिलेक्ट कर दिया, बट जब सर्विस देने की बात आई तो उसमें मुझे मना कर दिया गया मेरी डिसेबिलिटी की वजह से। और ऐसा मेरे साथ 1 साल नहीं हुआ, मेरे साथ 3 साल कंटिन्यूस यही हुआ कि मेरी डिसेबिलिटी को कोई भी सर्विस लेने को तैयार नहीं थी। इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया एंड उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा।
और सच्चाई ये है कि मैं तो कोर्ट जाना भी नहीं चाहती थी, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि और भी बहुत कैंडिडेट्स के साथ ये होता है। इनफैक्ट इस साल के भी एग्ज़ाम में 7 में से 4 लोगों के साथ यही किया गया है। उन्हें डिसेबल्ड कैटेगरी में भी उनकी डिसेबिलिटी पे रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि जो काम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफ़िल करते हैं, और ये हर साल होता है। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं मेरे केस के बाद, बट बहुत बड़े लेवल पे चेंज अभी भी नहीं हुआ है। एंड इस चक्कर में इवन सिलेक्शन के बाद आपको सर्विस नहीं दी जाती है, जबकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द 2 टफेस्ट एग्ज़ाम्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद भी जो बच्चे डिसेबिलिटी से क्लियर करके आते हैं, ऑलरेडी जीवन में आप सोच के देखिए, हमारे देश में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तरह एक्सेसिबल नहीं है। आपको अगर घर से स्कूल जाना है और आपको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपके लिए कितना मुश्किल है स्कूल जाना, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, कुछ नहीं है कि आप बहुत इजीली स्कूल पहुंच सकें। तो पढ़ाई तक पहुंचना ही इतना मुश्किल काम था, और उस बच्चे को वो वहाँ तक पहुँचा। जताया तो जाता है कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, लेकिन उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कुछ नहीं है। एंड उसके बाद उसके लिए कितना मुश्किल था पूरी पढ़ाई करना, और फिर जब वो इस एग्ज़ाम में आता है तो उसको उस तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैंने इस वजह से कोर्ट केस फाइल किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं फाइनेंशियली फिर भी बेटर हूँ। मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने अर्न किया है, बट बाकी तो कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास वो सब भी नहीं है। तो मैंने इसलिए कोर्ट केस फाइल किया, एंड मेरे कोर्ट केस के बाद मुझे तो सर्विस मिल गई थी IRS में। एंड बट मेन चेंज जो आया जब मेरा IAS में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, एंड उसमें उन्होंने रीइवैल्यूएट किया कि किस किस डिसेबिलिटी को हम किन किन उसमें लेते हैं। बट हाँ, एग्ज़ाम पास करने के बाद भी 3 कंटिन्यूस साल मुझे सर्विस नहीं दी गई। तो ऐसे में आप निराश नहीं हुई और आपने हार नहीं मानी फिर भी? मेरे ख्याल से अगर आप हमारे देश में पैदा होते हो एक लड़की की तरह और एक लड़की विद डिसेबिलिटी की तरह, तो आप बचपन में ही आपका ये डिसीजन हो जाता है कि आप निराश होकर कोने में बैठ जाओगे और जीवन में कुछ नहीं करोगे, या आपको हर मौके पे लड़ना है, और ये आपको पता है। तो शायद अब तो आपको ना हर मौके पे नेगेटिविटी दुनिया की या दुनिया से रिजेक्शन झेलने की आदत हो जाती है, और आपको पता है उसके बारे में आपको फिर क्या करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन या तो ये है कि कुछ मत करो, साइड में बैठ जाओ, घर में रहो, और आप बस बस अपनी कमजोरियों को अपनी नियति समझकर बस उसे मानकर जिंदगी से हार मान बैठो। हाँ, या ऑप्शन ये है कि हर मौके पे लड़ो। तो शायद यहाँ तक पहुँची भी मैं इसीलिए थी कि मेरे को ये पता था कि हर मौके पे तुम्हें अपने आप को दोबारा प्रूव करना पड़ेगा, एंड उसकी तो आप निराश नहीं होते हो, क्योंकि आपको अगर निराश होना था तो आप बचपन में ही हो जाते। बट हाँ, आपको ये ज़रूर लगता है कि हर मौके पे आपको दोबारा अपने आप को एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू एनीबडी एल्स। कोई भी जनरल कैटेगरी का अगर कैंडिडेट होता है उसको तो ये सब नहीं झेलना पड़ता, और उसके लिए जीवन भी कितना आसान है। बट अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी के हो तो पहले तो आपके लिए स्कूल तक जाना ही मुश्किल था, आपको एडमिशन नहीं देते थे स्कूल्स। आज फिर भी स्कूल्स दे देते हैं, बट उस टाइम पे जब हम लोग ने पढ़ाई करी थी तब तो कोई स्कूल नहीं देता था। स्कूल सीधा कह देता था कि इस बच्चे को तो आप स्पेशल स्कूल में भेजिए, क्योंकि स्कूलों की भी सोच ये थी कि ये बच्चा क्या करेगा। तो और किसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ईरा जी, आज आप डिप्टी कमिश्नर हैं और आप जैसा कि कहती हैं कि आप देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो भविष्य में क्या आप अपने जैसे दिव्यांग जनों के लिए आपके मन में कुछ विचार हैं या कुछ ऐसी कुछ करना चाहती हैं उनके लिए? जो अभी तक सरकार हमारी या जैसा कि आपने कहा कि जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी अपनी लाइफ में, वो चीज़ें उनको फेस ना करनी पड़े। ऐसे मैं हर मौके पे बहुत चीज़ें कर रही हूँ, बट आपको बताना मुश्किल होगा। बट हमारी नौकरी का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको हर मौके पे हर पोस्ट में हर जगह कुछ ना कुछ करने का ज़रूर मिलता है, अगर आपकी इंटेंशन हो। तो मैंने जितनी भी पोस्टिंग्स करी हैं उनमें मैंने ज़रूर ऐसा कुछ किया है जहाँ पे मैं नॉट जस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़, बिकॉज़ वो तो एक सेल्फ स्ट्रगल की भी कहानी है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के जिनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ कि मैं सिर्फ इसके लिए काम करूँ या उसके लिए। मैं जहाँ पे जिसके लिए जो मौका बनता है वो ज़रूर करती हूँ। कुल एक ये उदाहरण है हमारे समाज में, हमारे देश में, जो जिन बच्चों को जिनके साथ ऐसी स्थिति है कि अगर उन्हें प्रॉपर अगर पूरा सपोर्ट मिले और प्रोत्साहन मिले तो वो क्या नहीं कर सकते।
मैंने आपके बारे में देखा और पढ़ा कि आप जिस स्थिति से आप गुजरी हैं, इस स्थिति में जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनके लिए आप मोटिवेशनल स्पीच भी देती हैं और बहुत से ऐसी संस्थाओं में, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स के आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरी तरफ से शायद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है। जो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा दिखेगा और जो बुरा सोचेंगे तो बुरा दिखेगा। और हमारी पूरी ज़िंदगी ना अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ पे लगा देते हैं कि जो हम में कमी है हम उसी को देखते रहते हैं, उसी को सुधारने में लगे हुए हैं, जबकि हमारी जितनी सारी खूबियाँ होती हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हम 100 तक का पैरामीटर लेते हैं तो आप किसी चीज़ में अगर 5 पे हैं और किसी चीज़ में 50 पे हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में हम 5 पे हैं हम उसी पे मेहनत करते रहते हैं। अब अगर आप 30 का लेवल की मेहनत कर रहे हैं तो जिस चीज़ में आप 5 पे हैं उस पर कितनी भी मेहनत करेंगे आप 35 तक ही पहुंचेंगे। बट जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, 50 पे हैं, उस पर मेहनत करेंगे तो आप 80 पहुंच जाएंगे। तो हम वो चीज़ नहीं देखते, हम हमेशा उस 5 को ही देखते रहते हैं और उस 5 के बारे में ही सोचते रहते हैं और हमारा जीवन उस 5 के निभाने में ही लगा रहता है। और जबकि सच्चाई ये है कि उसमें हम कितना भी अच्छा कर लें शायद हम उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जिसमें आप अच्छे हैं, उसको सुधारिए, उस पर फोकस करिए, उसको आगे लेके जाइए, क्योंकि कमियां सब में हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो एकदम परफेक्ट हो। बट अगर अपनी कमियां देखते रहोगे तो दुनिया भी तो तुम्हारी कमियां देखेगी। आप अपने आप को जैसा दिखाते हैं दुनिया वैसा देखती है। अब ये आप पे निर्भर करेगा कि आप अपनी अच्छाइयाँ दिखाते हैं या अपनी बुराइयाँ दिखाते हैं। जी बिल्कुल ईरा जी, ये आपकी डिटर्मिनेशन, आपके डेडिकेशन और आपकी लगन का ही, दृढ़ निश्चय का ही नतीजा है कि आज आप यहाँ बैठी हैं। सैल्यूट करते हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश के लिए सेवा करते रहें, यही आशा करते हैं। थैंक यू सो मच।